नमस्कार दोस्तों। दैनिक जागरण के आज की इस सानिध्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है और मेरे साथ हिंदी की 3 वरिष्ठ लेखिकाएं हैं। हम बात करेंगे वो भी एक दौर था। तो मैं स्वागत करूंगी सबसे पहले चंद्रकांता जी का। नमस्कार सभी मित्रों, मेरा नमस्कार। और ममता जी हमारे साथ हैं, ममता कालिया जी। नमस्कार रेखा और जागरण के साथियों, दोस्तों। और चित्रा मुद्गल जी हमारे साथ हैं। जब मैं इस विषय पर बात करने के लिए आप सभी के साथ जुड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ऐसी दुनिया की तरफ देखना चाहती हूँ। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो आप लोगों को पढ़ते हुए एक नई ताकत मिलती थी, कुछ ऐसे रास्ते दिखते थे जहां स्त्रियों के कुछ पहचाने और कुछ अनपहचाने चेहरे बनते थे। साहित्य में हम अक्सर बात करते हैं कि समय जो है वो एक अनवरत निरंतर चलने वाली अवधारणा है। एक लेखक का एक लौकिक समय होता है और एक वो समय होता है जब वे अपनी कृतियों के माध्यम से जीता है, जीवित रहता है और उन कृतियों में कहीं दूर चला जाता है, कहीं और चला जाता है। तो कृति का समय भी एक समय होता है। लेकिन आज चर्चा है वो भी एक दौर था। तो लगभग मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा आप अपने उस समय की तरफ मुड़कर देखें और ये भी बताएं कि क्या पीछे मुड़कर देखना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जैसा लगता है। आप सब एक लंबा दौर तय कर चुकी हैं लेखन का, लेकिन आज भी वो लेखन इतना मौजू है। तो आज को देखते हुए पीछे देखना और फिर पीछे को देखते हुए इस समय पर देखना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बातें बहुत एक रोचक तस्वीर पैदा करेंगी। तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम थोड़ा सा आप उस दौर को कैसे समझती हैं उससे शुरू करें। चित्रा जी, आप सबसे पहले शुरू करेंगे। आप जैसा कहेंगी। आप बताइए। आप मैं अगर अपने जिस दौर में मैं साहित्य पढ़ रही थी, हिंदी साहित्य पढ़ रही थी और हिंदी साहित्य में उठाए जा रहे, चारों ओर से उठाए जा रहे, क्योंकि हिंदी साहित्य कई प्रदेशों से लिखा जा रहा था और आजादी के बाद का साहित्य था। आजादी के पहले का साहित्य भी आजादी के बाद के साहित्य में अपनी जगह बनाए हुए था और वो था प्रेमचंद का जमाना, यशपाल का जमाना, अमृतलाल नागर का जमाना, भगवती चरण वर्मा का कहना, दो बांके, उसने कहा था, फूलों का कुर्ता, और उसके साथ साथ थी महादेवी, महिषी महादेवी वर्मा, और थी सुभद्रा कुमारी चौहान जो कन्यादान जैसी कहानी लिखी, यानी जो हमारे समाज की रूढ़ियां थी उन पर प्रहार करती हुई। और महिषी महादेवी वर्मा ने लिखा, आओ हम सब मिलकर झूले, पींग बढ़ाकर नभ को छू लें। तो महादेवी वर्मा को पढ़ने के बाद श्रृंखला की कड़ियां आदि जो है, और उसके बाद नई कहानी का दौर, नई कहानी के दौर ने हमें प्रेरित किया कि उस दायरे में जो लिखा जा रहा था उसके साथ साथ हम अपने समय काल को भी देखें, अपने समय काल को महसूस करें। तो जो मेरा समय काल था वो समय काल था मेरे विद्यार्थी जीवन का, और विद्यार्थी जीवन में मेरा समय गुजरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 60 में महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ, वो मैंने देखा, वो खून खराबा देखा। उसके बाद मैंने 62 में चाइनीज अग्रेशन देखा। उसके बाद में मैंने ये देखा कि समाज में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र मुंबई एक औद्योगिक नगरी थी, भारत की औद्योगिक नगरी, कॉस्मोपॉलिटन औद्योगिक नगरी, जहां गांव का प्रेमचंद का जो किरदार थे, यीशु, माधव, वो सब गांव से भाग भाग कर
जिम्मेदारी प्रथा के आतंक और अराजकता से परेशान होकर के भाग भाग के मुंबई आ रहे थे, औद्योगिक नगरी में रोजगार के लिए कलकत्ते जा रहे थे, कलकत्ते से सूरीनाम जा रहे थे। वो तो खैर बहुत पहले की बात है। फिर भी यहाँ औद्योगिक नगरी में यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात मैंने अपने समय में महसूस की वो थी लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का पाठ। आत्मनिर्भरता के पाठ का दृश्य मुझे दिखाई देता था स्कूल जाते हुए और स्कूल से लौटते हुए। जब मैं देखती थी बेन बेकर, शिबा का इंडिया, जय हिंद ऑयल मिल जब छूटती हैं तो शाम को 5 बजे पूरे फुटपाथ दोनों तरफ से, एक यहाँ कंजूर मार्ग में लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए और दूसरा हुजूम लड़कियों का लगातार जैसे कि एक लंबी असमाप्त। तो वो उस दौर में लड़कियों की आत्मनिर्भरता जरूरी है, ये पढ़ते हुए हमने महसूस किया। और ये भी महसूस किया कि मुंबई में जिस तरह के आंदोलन चले सामाजिक रूढ़ियों को लेकर के और स्त्री शिक्षा को लेकर के, आपको कलकत्ते में, बंगाल में भी वो चीज नजर आ जाती है। लेकिन बंगाल में का एक फर्क हमें महसूस हुआ, जहां जागरूकता और एक सांस्कृतिक चेतना बंगाल में इतनी अधिक थी कि लड़कियां भी सामने आई। और 1822 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन जी के माध्यम से, जो ईस्ट इंडियन कंपनी के पादरी थे, मिल करके गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं जरूरी समझी और खोली। लेकिन मुंबई में उसके साथ साथ भी एक ये महसूस हुआ, आंदोलन चला, पंडिता रमाबाई, मालतीबाई बेड़ेकर, इन सब आदि ने स्त्री शिक्षा को अपनाया बंगाल का उदाहरण लेकर के। लेकिन ये भी अपनाया कि दलित वर्ग की लड़कियों को भी पढ़ना जरूरी है, उनकी आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। एक मायने में मुझे मुंबई का साहित्य जगत, मुंबई का समाज, मुंबई की का सोच, मूल्यगत, नैतिकतागत एक अलग लगा मुझे, जो कलकत्ता, चेन्नई और गुजरात और पंजाब और महाराष्ट्र, वो ये लगा कि सांस्कृतिक चेतना, शिक्षा चेतना और आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भागीदारी जो बंगाल की रही। बंगाल जो दूसरों के लिए पाठ था, सबक था, लड़कियों के लिए भी आत्मनिर्भरता का, साहित्य में भी शब्दों को ब्रह्म समझने का, अभिव्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज मैंने महसूस की कि कलकत्ता औद्योगिक नगरी होके भी एक सीमा तक जूट मिल वगैरह होके भी वो लोगों ने ये चेतना उनके अंदर नहीं थी कि आदमी रिक्शे में आदमी को क्यों ढो रहा है, जो मैंने मुंबई में नहीं महसूस किया। मुंबई में हम लोग इसकी आलोचना करते थे कि वहां कैसे बर्दाश्त कर रहा है बंगाल ये कि आदमी रिक्शा खींचता है और उसके ऊपर आदमी। जी चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चित्रा जी ने एक पृष्ठभूमि निर्मित की जो नवजागरण के समय से लेकर और वर्तमान मुंबई तक जाती है, और किस तरह साहित्यिक दुनिया में कुछ नई चेतना के साथ और सामाजिक दुनिया में नई चेतना के साथ हम नया समय देख रहे थे। तो चंद्रकांता जी, आप बताइए, आपको अगर आप वो एक दौर की बात करें तो आप उस दौर को अपने पीछे मुड़ के कैसे देखती हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही, बताइए। आवाज जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि चित्रा जी ने एक परिदृश्य हमारे सामने, मैं सुन सकती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रही थी कि चित्रा जी ने एक परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। अच्छा, आप मेरी आवाज वो काफी है। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर से हूँ तो वहाँ। जी हाँ, बताइए। पूरा उन्होंने बता दिया कहाँ कैसे क्या क्या। तो खैर मैं जी आप जी कहूंगी, मैं अपना ये कहूंगी, कश्मीर से हूँ तो वहां का था नहीं, पर हमने कुछ रतन भूषण प्रभाकर भी वैसे अंग्रेजी वो किया, उससे मैं जुड़ी। सबसे पहले मैं जुड़ी महादेवी पंत और वो सब निराला नहीं पंत, महादेवी और तो उन्होंने मुझे हिंदी के प्रति प्रेम जगा। तो ये थोड़ा बेसिक। बाद में मेरा लेखन जब शुरू हुआ, बचपन में हुआ था वो 12 साल
वो तो बस ऐसे मौज के हिसाब से। पर मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगी। मुझे लगता है लेखक, अब हम सब लेखक हैं तो क्या कहें, जिज्ञासा प्रकृति से प्रेम था और दादी की कहानियां सुनती थी। इनसे मुझे मेरे एक बन जाते नहीं, मन चेतना बन जाती है। आपका यूनाइटेड प्रदेश का देश तो है कि सबसे पहले मैंने जो देखा, मैंने देखा हमारे स्त्री पर इतना अत्याचार हो रहा है। पड़ोस में एक औरत बेचारी कहीं से लाई गई, तो उसको मैं हमेशा प्रश्न करती क्यों मारते हैं इसको, क्यों मारते। घरों में थोड़ा आदिशात रहा करते थे, करता था। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, रिनाम प्रिंसिपल, कहते नहीं लड़कियों को ये सब नहीं देखना। और कभी कुछ कहते, एक बेचारी मंदिर था हमारे घर के सामने, नहीं था, वहां लोग आते थे। एक औरत थी बेचारी, तो औरत के प्रति, हालांकि मैंने स्त्री मर्द के झंडे नहीं उखाड़े हैं, उखाड़ या गाड़े हैं, पर बचपन से मुझे लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। उसका शरीर कमजोर था, तो मंदिर वाले उसको निकाल देते बाहर, अपवित्र कर, उसका अपने आप ऊपर ये नहीं था। तो खैर, तो पिताजी समाज का, तो वो कहते उनको घर ले चुप, क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो उस वक्त तो था ही था, आज भी बहुत अच्छा नहीं है फिर भी। तो वो कहता था अरे मैं इस इल्लत का क्या करूं। उसने एक चूहे के हमारे एक बेटा भी नहीं जाना, 4 बेटियां जानी, उनको मैंने निपटा दिया, तो छोड़ दिया। उस वक्त भी मुझे लगा औरत अगर देह है, कामकाजी है, सेवा करती है तो औरत है, नहीं तो कुछ नहीं, चितड़ा है। तो ये बात मेरे मन में तब से इसने मुझे बहुत अंदर से विचलित किया। एक रोगिणी नाम स्कूल को कॉलेज कहाँ गई वो, ठीक है। बाद में बड़ा मेरा जो प्रतिभा वो हैदराबाद से शुरू हुआ, तो पहली कहानी मेरी कविता में, तब मैंने देखा। और मैं एक बार नए दौर का साथ था, वो चित्रा जी तब नहीं लिख रही थी, ममता जी की एक मैंने जरूर देखी है, उसमें उस समय में शायद में आई थी। तो महिलाएं वहां देखती, खंडाल वगैरह करती, अगर महिलाओं बात करें उस वक्त क्या था, नए दौर में आप तो जानते हैं नई कहानी का दौर था। पहले वो लोग, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो उनके अग्रज थे उनको नकार, चाहे कोई भी, चाहे यशपाल हो, इतने बड़े लेखक थे, अमृता नागर, कितने बड़े बड़े दिव्या जैसा उपन्यास लिखा है यशपाल ने, तो ऐसा नहीं, चित्र लिखा बहुत था उससे, वहां पर पुण्य के परिवार से जो भी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सीधे नकार थे, और अगर हम लिखते हैं वही सच है। ये बात मुझे उस वक्त 67 में, अब समझ लीजिए 60 से 70 तक, ये मुझे लगा नई कहानी का दौर चला, थोड़ा कविता कहानी का आया। उस वक्त अमृत राय एक लेख मारा लिख रहे थे, नई कहानियां स्तंभ था, उसमें तो उन्होंने कहा बीच में बड़ा, आप तो जानते हैं राजेंद्र यादव ने थोड़ी कट रही है, उस वक्त वो दुर्दशा दिखाती स्त्री की, पाई भी बातें भी लिखी। तो वो कहते थे चंद्रकांता जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, शायद उस तरह से लिखने लगे। हम भी दौर क्या था, वो द्वंद्व का दौर था। एक तरफ आपकी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, आप तो जानते हैं जो क्या क्या भोगा हमने स्वतंत्रता के बाद, जो विभाजन के त्रासदी पर, उसको लिखा भी काफी गा, आप तो सब जानते हैं किसने क्या लिखा। पर हम क्या करते थे, हम पारिवारिक और सामाजिक कहानी लिखने लगे पहले, और पारिवारिक द्वंद्व, जैसे जैसे देखिए जब विभाजन हुआ, मुझे लगता है घर भी विभाजन था, सब परिवार नहीं रहे, तो पिता, जैसे पिता, बुजुर्ग पिता, उसको लगता था मैं उपेक्षित हो रहा हूँ, वो बच्चों की समस्या नहीं समझ पाता था, और बड़ी पिता को दे नहीं पाते थे सब। ये उस वक्त दौर की कहानियां हैं। तो मुझे लगा ये द्वंद्व वहां से शुरू हुआ, और इस पर औरत ने आवाज उठाई, आवाज देखिए उन्होंने मित्रों मर्जानी लिखी, आगे आगे ममता जी, क्योंकि अब आगे बढ़ाई, मैं चाहती हूँ जो हम ना बोले आप बोले, बोलिए। थोड़ा शायद कनेक्शन में, असल में जो बातचीत हो रही है उसमें थोड़ा इंटरनेट का काफी मुझे लगता है कि डिस्टरबेंस हो रहा है। तो चंद्रकांता जी ने एक अलग पक्ष की तरफ ध्यान दिलाया। चित्रा जी स्त्री शिक्षा की बात कर रही थी, और चंद्रकांता जी समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसकी बात कर रही थी, और नई कहानी की बात कर रही थी। ममता जी, आपसे जो मैं बात करना चाहती हूँ, तो आप नई कहानी के
समय से भी, और इलाहाबाद एक गढ़ था साहित्य का। तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि इलाहाबाद में गप गोष्ठी साहित्य का माहौल, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए, इलाहाबाद से पहले मैं जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब एमए कर रही थी, उस समय ये नई कहानी उतार पर थी, थोड़ी ऐसे चढ़ाव पर थी, लेकिन कहानी वाले उनके पीछे पड़ गए थे। तो जिस दौर में मैं जवान हुई हूँ, उस दौर में का दौर था। कविता, आप तो अभी भी जवान हैं। कहानी, ममता जी, आप तो नाटक। अभी भी जवान हैं। तो ये सारे मेरे सामने थे उस समय, और मैं क्योंकि जी। इंग्लिश साहित्य पढ़ रही थी, मेरे लिए ये अजनबी चीजें नहीं थी। सब हाँ। कविता लिख रहे थे, तो मैंने भी कविता लिखना शुरू किया। और आपको बताएं, उस समय कि दिल्ली में, क्योंकि मेरे पिता आकाशवाणी में थे और वो जयनेंद्र कुमार के मित्र थे, मेरे पिता जयनेंद्र कुमार को बहुत नंबर देते थे, अगेय जी को, जयनेंद्र कुमार को। और वो कहते थे कितनी बढ़िया कहानियां लिखते हैं, कितना बढ़िया लिखते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर ये माइंडसेट था कि ये सबसे अच्छे लेखक है हिंदी के। जब हम इंदौर गए, उससे पहले जब इंदौर गए, तब हमने देखा वहां पर रमेश बख्शी जयनेंद्र कुमार की खटिया खड़ी कर रखते थे। वो जयनेंद्र कुमार के पीछे पड़े रहते थे कि कहानी इस तरह हो ही नहीं सकती, ये अस्वाभाविक कहानी है। तो वो दौर था उस समय का, है ना। और बड़ा दिलचस्प दौर था वो, कि एक दूसरे की टांग खिंचाई होती थी, लेकिन वैमनस्य नहीं होता था। क्योंकि जैनेंद्र जी में ये बड़प्पन था कि वो हंसते थे और एक दार्शनिक वाक्य बोल देते थे कोई, तो सारा रमेश बख्शी ध्वस्त हो जाता था उससे। और इसी तरह से जब दिल्ली में पढ़कर, और हमने तो बहुत शहरों की खाक छानी है। अभी चित्रा ने बम्बई का माहौल बताया, इसलिए मैं बम्बई का बस इतना बताऊंगी कि मैंने बम्बई में भी, जैसे चित्रा और हम एक ही दौर में बड़े हुए, और एक ही दौर में हम लोगों ने साहित्य से प्रेम किया और पुरुषों से प्रेम किया। तो आप ये देखिए कि अलग अलग पुरुषों से किया, अलग अलग पुरुषों से किया। जाहिर है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बम्बई में बड़ा ही जीवंत माहौल था उस समय। जैसे चित्रा ने कामगारों की दुनिया को लिया, चित्रा ने निम्न वर्गीय चरित्रों का रेशा रेशा उघाड़ा, और मेरे जीवन में एक बड़ी जिसके नीचे संघर्षशील मिडिल क्लास आई, क्योंकि वही हमारा जीवन था, वही हमारा वर्ग था। तो हमने देखा वहां पर कि लगातार कितना स्त्रियां संघर्ष करती थी। और देखिए उस समय को क्या माहौल था कि संपादक पत्र लिख लिख कर ये मंगाते थे कि किसी तरह शिवानी की कहानी मिल जाए, या किसी तरह किसी लेखिका पद्मा सचदेव की कहानी मिल जाए, वो या कविता मिल जाए। वो कोशिश करते थे कि कोई एक महिला लेखक इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि सारा का सारा पुरुषों के हाथ में था लेखन का संसार उस समय। और आज हालत ये हो गई है कि संपादक पुरुषों से कहते हो भाई कोई लिख तो दो। पुरुष लिखते ही नहीं है, जो लिख दिया उन्होंने पहले लिख दिया, और स्त्रियों ने इसको टेक ओवर कर लिया है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो जाहिर है कि हम इस महिला शक्ति की बात करें कि कैसे सारा माहौल लेखन का, और साथ ही साथ आपको बताएं शिक्षण का भी, हम सब शिक्षक रहे हैं किसी न किसी समय। और शिक्षण में भी आज जितनी स्त्रियां आ रही हैं सामने और जितनी लियाकत दिखा रही हैं, उतनी मैं नहीं समझती कि पुरुषों के यहाँ इतना है। क्योंकि पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुष चले जा रहे हैं कॉर्पोरेट जगत में टूथपेस्ट बेचने, बिल्ली बूट पॉलिश बेचने, समझे आप। और स्त्रियां जो हैं वो कलम लेके बैठी हुई है, वो लैपटॉप लेके बैठी हुई है।
एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ जी ये बहुत रोचक ढंग से आपने अपने समय की बात रखी और बिल्कुल एक इनसाइडर व्यू जो होता है, जो अंदर से जो हुआ वो हमारे दर्शकों से साझा किया। लेकिन मैं एक देखिए आजकल तो कहते हैं कि 5 साल बाद ही पीढ़ी बदल जाती है, तो आपने जी। तो उनका कई बसंत नहीं, देख लिए 10-10 और साल में 10-10 साल में पीढ़ी बदलती है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नई कहानी का दौर था उस समय, जो स्त्रियां लिख रही थी, खासतौर पर जी, कृष्णा सोबती, मन्नू उषा भंडारी, मन्नू भंडारी लिख रही थी। भंडारी, हाँ, लेकिन तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात आपको बताएं कि मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा और कृष्णा सोबती ये तीनों लिख रही थी नई कहानी के दौर में, पर इन्होंने अपने को नई कहानी आंदोलन से अलग थलग रखा। जी इन्होंने अपने नाम के साथ उस आंदोलन को चिपकने नहीं दिया, और वो जानती थी कि लंबी रेस का घोड़ा कभी अपने ऊपर जले का दाग नहीं छोड़ता। उन्होंने अपने ऊपर कोई बिल्ला नहीं लगने दिया। उषा जी प्रियवदा जी तो विदेश चली गई, मन्नू भंडारी राजेंद्र जी के साथ रहते हुए भी वो बिल्कुल उस नई कहानी के छींटों से दूर रही। और चित्रा आप ये जी देखिए, इसलिए नई कहानी खत्म होने से मन्नू भंडारी खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये कही बहुत है, बड़ी बात है बहुत है बड़ी ना। बात। इसी तरह से कहानी खत्म होने से कहानी खत्म होने से ममता कालिया और सुधा अरोड़ा और चित्रा मुदगल खत्म नहीं हुई, जी ठीक है ना। क्योंकि एक आंदोलन होता है जो वो अपनी भूमिका अदा कर देता है, उसकी भूमिका होती है कि वो परिवर्तन की मांग करता है, और जी हम लोग वो हैं जो धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। हमने अपने परिवर्तन की सूचना कानों कान किसी को लगने नहीं दी, लेकिन जी हमारे जी लेखन में वो वो परिवर्तन आए। परिवर्तन। चित्रा जी एक बात जी बताइए, जो जिस तरफ जी इशारा कर रही हैं ममता जी, हाँ। कि कैसे नई देखो कहानी, देखिए देखिए, महिला दिवस, ममता के इशारों को पकड़ पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल बात है। आप जो जो इशारे मैं समझ सकूं उससे रखिए मेरे सामने। जी जी, तो फिर वो जो इशारे हम नहीं पकड़ पा रहे, वो राज आप खोलिए कि अच्छा, जो मैं देखती हूँ कि मनु जी की कहानियां जिस तरह से जी कि एक ये दौर था कि स्त्री अपनी अस्मिता को जताने के लिए कि मैं भी हूँ, मुझे भी देखो, मेरी भी बात सुनो, सारा जो उनका ध्यान था इस स्त्री अस्मिता को जताने का था। लेकिन आज जो दौर है उसके बाद वो स्त्री विमर्श का एक दौर आया, और आज फिर महिला लेखन और आगे कई कई दिशाओं में जा रहा है, बल्कि इस तरह की दिशाओं में भी जहां स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को अलगाया ही नहीं जा सकता। मतलब वो इस तरह का एक लेखन की बात कर रही हैं बिल्कुल जहां ठीक। पूरी सामाजिक, जो राष्ट्रीय सामाजिक मुख्यधारा है, उसमें बराबरी की भागीदारी और बराबरी की हिस्सेदारी मांग रही है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, तो उसको आप कैसे देखती हैं? मतलब आप लोग भी नई कहानी के बाद के समय में थे और एक यात्रा तय कर चुके थे मन्नू जी की कहानियों से, या कृष्णा जी का, मतलब नई कहानी का जो लेखन था उससे आप लोगों ने कुछ अलग ढंग से, मृदुला जी भी आप ही के समय में लिख रही हैं, नासिरा जी हैं, और भी अनेक स्त्री रचनाकार हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग ढंग से 7वें 8वें दशक में लेखन को उठाया। तो आप उस पर कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि अभी ममता जी ने कहा कि स्त्रियों, मैं ये मानती हूं कि स्त्रियों ने अपने लेखन के माध्यम से अपने समय काल की विसंगतियों पर प्रहार किया। देखिए, चंद्रकांता जी ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने कश्मीर की परेशानियां, कश्मीर का द्वंद, कश्मीर में जो विषमता वो झेल रहे थे, पंडित और
दूसरी कौम को लेकर के। तो उन सब की जो एक उसका जो संक्रमण काल था, और वो संक्रमण काल अभी भी समाप्त होने के बावजूद समाप्त नहीं लगता, उसको उठाया उन्होंने। इसी तरह से आप देखते हैं कि अगर पंजाब से हमारी कृष्णा सोबती आती हैं, तो वो विभाजन की त्रासदी जिंदगी नामा शाहनी के माध्यम से, वहां की जिम्मेदारों के माध्यम से, वहां के मजदूरों के माध्यम से, हालांकि बड़ा कठिन उपन्यास है, जटिल उपन्यास है, आसान उपन्यास नहीं है, लेकिन उसको 3-4 बार में चित्रा बुद्गल ने समझ लिया पढ़ करके, और मुझे लगता है ये समझ अर्जित की बड़ी बात है। तो इसी तरह से हम देखते हैं स्त्री के कौमार्य को लेकर के कृष्णा जी और ये सब जो बात करती रही, कामना को लेकर के, इच्छा को लेकर के, स्त्री इच्छा को लेकर, उषा देवी मित्रा ने भी अपने उपन्यास में लिखा, अभी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ममता कालिया ने कौमार्य के प्रश्न को उठाया अपने उपन्यास बेघर में एक तरह से, और उसको उठाया, उस समय उठाया उन्होंने। वैसे भी वो बड़ी मतलब क्रांतिकारी लेखिका मानी जाती रही हैं। उन्होंने आजादी के दौर में जो कविताएं भी लिखी ममता जी ने, वो कविताएं भी मतलब स्त्री और पुरुष के संबंधों को खोल के रख दिया उन्होंने, कि प्यार क्या होता है और सहवास क्या होता है और सेक्स क्या होता है, और औरत पुरुष के लिए क्या होती है और पुरुष के लिए औरत क्या होती है। चंद्रकांता ने जो अपने वो एक कश्मीर का फलक लेकर के स्त्री की त्रासदी और वहां की स्थिति, लेकिन हिंदी साहित्य में हम ये देखते हैं कि उसी दौर में मनु भंडारी तो एक तरह से वो एक सप्तम सुर है, जिसको वो शुरू से लेकर आखिर तक अब तक बनी हुई है, और उनका कोई दौर सुनिश्चित हम नहीं कर सकते हैं। उषा प्रियंवदा नई कहानी के दौर में स्वीकार हुई, मनुदी नहीं की गई, लेकिन गजानंद बाबू के माध्यम से वापसी जो उनकी कहानी है उसको शामिल किया गया, परिंदे और इन सब के साथ, उसमें मैं नहीं जाती। वहां उनकी स्त्री पुरुष नई कहानी के दौर के जो स्त्री पुरुष थे, वो स्त्री पुरुष अपनी प्रेमिका, पुरुषों की वो प्रेमिकाएं थी, उनके कैटलॉग की प्रेमिकाएं थी, और वो ही उसकी सीमा थी। लेकिन बाद का दौर जो आया, वो बाद के दौर में हम ये पाते हैं सुधा अरोड़ा की नजर जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव पड़ रहे हैं, उसकी परिणति जो औरत पर हो रही है, उसको लेकर के आपको काला शुक्रवार जैसी कहानी मिलेगी। वो केंचुओं को प्रतीक बना करके उनकी एक कहानी है, मैं शीर्षक भूल रही हूँ, आजकल भूल जाती हूँ। तो इस तरह की उसके बाद आधुनिक कथा साहित्य, उत्तर आधुनिकता जब आई है, तब स्त्री ने ये सोचना शुरू कर दिया एक बड़े पैमाने पर कि मेरे धड़ के ऊपर एक कमनीय काया के धड़ के ऊपर एक अदन मस्तिष्क भी है, और ये मस्तिष्क पुरुषों के बराबर है, उससे ऊपर है। और उसने, जैसे ममता जी ने अभी कहा कि इस वक्त स्त्रियां छाई हुई हैं, और उन क्षेत्रों में, वर्जित क्षेत्रों में जिस तरह उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता अर्जित की, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, पायलट हो। पहली महिला पायलट के बारे में सोचेंगे, जब वो पहली बार बॉम्बे से गोवा हवाई जहाज उड़ाया, बताया नहीं गया कि एक महिला उड़ा रही है, सौदामिनी देशपांडे उड़ा रही हैं, नहीं तो लोगों कांप जाते कि अरे औरत उड़ा रही है, अब तो गए हम। जैसे ही ऊपर नीचे जरा सा होता था कांपने लगते थे, उनको पता नहीं था, नहीं तो कांपने लगते। लेकिन जब टेक ऑफ करने के बाद उतरने की बारी आई, और उतरने की बारी से पहले अनाउंस हुआ कि आपकी कैप्टन है सौदामिनी देशपांडे, तो जरा झटका जो लगा उससे कांप गए लोग, पत्रकार भी थे उसमें बैठे हुए। और लेकिन वो फिर जो उतरा हवाई जहाज, इतना स्मूथली उतरा, सौभाग्य से मुझे वो सौभाग्य मिला उस जहाज में बैठने का,
उसके साथ बाहर जब नीचे उतरे तो वो खड़ी सलामी दे रही थी। ये थी हमारी वो लड़कियां जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया था समाज में। जहां फूलों का गुलता जैसी कहानी लिखने या कन्यादान जैसी कहानी कि अगर सास ससुर दिखाई दे तो उनकी इज्जत तुम्हें किस तरह करनी चाहिए, यानी घूंघट काट लेनी चाहिए, यानी अपने ही फ्रॉक को आप घूंघट बना ले, चड्डी नीचे दिख रही है। तो ये औरत कहाँ पहुंची और उसने दिखा दिया कि तुम्हारी जो धारणा है रूढ़ धारणा है। और इसी तरह हम देखते हैं मुंबई के इंडस्ट्रियल इलाके में, बैंकों में, मतलब कॉमर्शियल बैठकों में जो इकोनॉमिक्स को लेकर होने वाली बड़ी बड़ी बैठकें, तो एक हमने औरत को वहां आत्मनिर्भरता का के उस पाठ और उस दौर में देखा जहां हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम किन्हीं भी स्थितियों में हम रात को 1 बजे भी आ सकते हैं, कानून व्यवस्था को हम चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको मुंबई, चूंकि वहां पर स्त्री चेतना जो थी वो सिर्फ कागजों में नहीं थी, पंपलेटों में नहीं थी, सिर्फ एनजीओ चलाने के नाम में नहीं थी, आचरण में थी। अगर सरकार हमें नहीं देती है, हमारी औरतें सड़कों पे जाके बैठती हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन झोपड़पट्टी में जहां घीसू, माधव और दनिया मौजूद हैं, तो वो जो झोपड़पट्टी बाहर बैठती हैं, तो वो उसके लिए सरकार के भरोसे नहीं रहना है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बहनें हाईवे पर डिब्बा लेकर के न बैठे, हमें शर्म आनी चाहिए। हम 2-2 रुपए इकट्ठा करके भी संडास बनवाएंगे, और ये काम किया मड़ालताई गोरे यानी पानी वाली बाई ने। तो वहां पर इसको कागजों से बाहर लाया गया, जो आपको दिल्ली में आकर हमें नहीं दिखाई दिया गया। लेकिन और स्त्री पुरुष के द्वंद्वों को लेकर के भी हमने देखा कि एक आत्मनिर्भरता एक उस तरह की भी है। स्त्री अपने दिमाग से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। तलाक वलाक शुरू हो गए बहुत सारे, पितृसत्ता उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चंद्रकांता जी की तरफ जाना चाहूंगी। चंद्रकांता जी, आपने विस्थापन को लेकर, महिलाओं के विस्थापन को लेकर भी कई कहानियां लिखी और आपने आत्मकथात्मक रचनाएं लिखी। बात करके जाऊंगी, मेरा तो ना पड़ेगा। एक बात करके जाऊंगी, एक बात करके जाऊंगी। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कहा है इन्होंने। मैं ये कहती हूँ, नई और जो बात हम करें वो तो खैर सबसे तो अब बहुत काफी कुछ बदल गया है। इसलिए मैंने कश्मीर में लिखा था जब नई दौर था वो, और हाशिए की इबारतें, नई कहानी का दौर जिंदा, तब तो भाईचारा था। पर जब स्त्री, यहाँ भी स्त्री है, आतंकवाद जो हमने 7 बार आतंकवाद कश्मीर ने भोगा, स्त्री ही सबसे ज्यादा पीड़ित और दंशित हुई। उसका भाई मारा गया, दुख स्त्री वैसे तो आतंकवादी के लिए तो स्त्री शरीर है, वैसे पहले भी शरीर था। तो उसमें भी मैंने ये जरूर लिखा कि वो उभर रही है। अब आवाज कहानी देखी, वो अपने को दोषित नहीं मानती, वो अपने बच्चे को रखती है। आतंकवादियों का बच्चा है। शरणागत दिनार में वो बेचारी ढूंढते ढांढती आती, अपने जो निष्कासित टेंटों में पड़े हैं वहां उसको जगह नहीं मिलती, पर वो भाई कहता है इस बच्चे को छोड़ देती, कहता नहीं ये मेरा बच्चा। ये सच्ची कहानी है, ऐसी झूठ हवाई कहानियां मैं नहीं लिखती, क्योंकि समय बहुत बदला। स्त्री की सचेत हो गई, वो जानती मैं कुछ, अगर मुझे बलात्कार हुआ तो वो मेरा दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है। अगर कुछ पुरुष के साथ भी तो होता है, काफी बलात्कार होते हैं उसके साथ भी, कई तरह के। तो मुझे लगा कि स्त्री सचेत हो गई है। उस समय के साथ तो काफी कुछ है जो पाया है, अब लिखा गया। जिंदगी नामा तो खैर वो उन्होंने, कृष्णा जी ने बहुत कुछ लिखा, पर वो आज के समय के साथ नहीं जुड़ पाई। तो हो सकता कुछ और चीजें तो उन्होंने दिलो दानिश में काफी कुछ स्त्री के उन्मुख चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये खत्म हो रहा है इसका। अभी फिर भी कुछ बात करेंगे, जब तक सुन सकती हूँ सुनूंगी। इसका ये खत्म हो गया बस। तो असल में काफी समय गया ना, पहले समय काफी गुजर गया। आप इस पर बात करना चाहिए। आप लोग अभी कुछ बात करेंगे, मेरे ख्याल में टाइम तो हो गया होगा। अब नहीं हुआ तो मैं बस, हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, तो आप गड़बड़ हो रही है। आप आज की जो स्त्री लेखिकाएं लिख रही हैं, आज जो नई लड़कियां लिख रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? सवाल किससे है?
नहीं, चंद्रकांता जी से पूछ रही थी, वो कह रही थी ना कि अच्छा। मेरा कनेक्शन कटने को है, तो मुझे लगा अच्छा। कि अंत में जाते जाते अगर आप बताइए, ममता जी आप कहिए, जब तक चंद्रकांता जी जुड़। नहीं, चंद्रकांता जी बोल रही है, बोल रही है। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि आज जो स्त्री लेखन में नई संभावनाएं दिखती हैं और इतनी लड़कियां, नहीं उनका कट रहा है बार बार, ममता जी आप कहिए तब ये तक। बहुत सुखद है, ये जो बाढ़ आई है, फिर ये सुन। जी ममता जी। हाँ, ममता जी आप कुछ हमारे कह समय रही में थी। हाँ लेखन इतना ग्लैमरस प्रोफेशन नहीं था। आज लेखन के साथ ग्लैमर जुड़ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लेखक बनना चाहते हैं। और शायद इसलिए, क्योंकि देखिए इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, और अभिव्यक्ति का आपको एक रास्ता मिलता है। इसीलिए इतनी संख्या में लड़कियां पत्रकार बन रही हैं, लेखक बन रही हैं, और डिजिटल मीडिया में जा रही हैं, एंकर बन रही हैं, शिक्षक बन रही हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। जी लेकिन आज के दिन मैं ये भी कहूंगी कि वो ठीक है, यंगर जनरेशन ने बहुत अच्छी तरह टेकअप किया है जो काम हमने किया था, और उनकी जो बोल्डनेस है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आज बहुत से बने बनाए खांचे और फ्रेम तोड़ने की जरूरत है। अब वो तोड़ रही हैं, बस इतनी तोड़ें कि खुद न टूट जाएं, जी, ये मैं चाहूंगी, है ना। यही क्योंकि कई बार होता है कि फ्रेम तोड़ते तोड़ते हम लोग तस्वीर तोड़ देते हैं। जी कृष्णा जी, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी। बीच में एक लंबा दौर जो है वो स्त्री विमर्श का गुजरा, 90 के दशक से स्त्री जी विमर्श पर जो चर्चाएं शुरू हुई, आप जी। लोग अपने लेखन को उससे कैसे जोड़ती हैं, कैसे अलग करती हैं? देखिए, स्त्री जी विमर्श को लेकर मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री अध्ययन केंद्र खुल गए हैं जगह जगह, और ये भी आया है, जो हाशिए के लोग थे उनकी भी स्त्रियां जी बाहर निकल के आई हैं, दलित स्त्रियां बाहर निकल के आई हैं, और उन्होंने अपने विचारकों के ऊपर चप्पल उठा उठा कर फेंकी हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं अपने शोषण की बात, वो अपनी स्त्री के साथ रोज रात को बलात्कार करते हैं। तो वो एक इस तरह की कई परतें निकल के आई है, कितनी अच्छी बात है, कई परतें निकल के आई। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, और कि विषय जो अब जो पुराने संक्रमण खत्म नहीं हुए हैं, उन संक्रमण से तो हमारा स्त्री विमर्श लड़ रहा है, अभी भी लड़ रहा है, क्योंकि स्त्री की मस्तिष्क को स्वीकार कर पाना पुरुष को लगता है अपनी परिभाषा से वंचित हो जाना है कि वो मर्द है, वो मर्द है, तो वो मर्द बना रहना चाहता है हर तरह से। तो मर्द बना रहना चाहता है, तो जो मर्द बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं साहित्य में, वो कितने मर्दाने रह गए हैं और मर्द बने हुए हैं वो तो अब आगे भविष्य बताएगा। लेकिन लड़कियां जो हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लिख रही हैं। लेकिन मुझे जो एक बात कहनी है, शायद ममता जी भी उससे सहमत होंगी या असहमत हो, कि अधीरता जो है एक साथ जो आ रहा है, उत्तर आधुनिकता के साथ में चीजों को देखने का नजरिया लेकर के, वो कहीं ना कहीं अधीरता उसमें व्याप्त है। जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेशे में है, कमा रहा है, वो कहीं लेखन पर निर्भर नहीं है, कहीं वो उस तरह की चिंता से ग्रस्त नहीं है कि वो समाज में पुरुष के बिना अगर उसे रहना पड़ा तो वो कैसे रहेगी। आत्मनिर्भर औरत को ये चिंता कम हो जाती है। लेकिन अधीरता जो है वो कहीं ना कहीं विषय की गहराइयों को नहीं छू पाती है। विषय तो उठाए जाते हैं, पानी अगर जमीन सूख चुकी है,
180 हाथ पर जाकर पानी का स्रोत मिलेगा तो उतनी खुदाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो एक एक आखिरी सवाल है, दोनों से है, तो आप दोनों बारी बारी उस पर रिस्पॉन्ड करें कि जो भविष्य की, मतलब आप लोगों ने जो जमीन तैयार की है वो निश्चित तौर पे उसके कारण ही ऐसा हुआ कि इतनी लड़कियां अभिव्यक्त कर रही हैं, स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हैं, अपनी आवाज में कुछ कह पा रही हैं, अभिव्यक्ति के खतरे सब उठा रही हैं। लेकिन क्या एक ऐसा समय की परिकल्पना आपके मन में है जहां मतलब स्त्रीवाद को स्त्री बनाम पुरुष की तरह नहीं देखा जाएगा, या आने वाले समय में आपको लगता है कि स्त्री के साथ साथ पुरुष भी बदल रहा है और पुरुष और स्त्री और बहुत अच्छी बात है, पास आएंगे और एक नए समाज की संरचना की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बहुत अच्छी बात है ये रेखा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि देखिए समाज, जैसा चित्रा ने भी पहले कहा था कि समाज ऐसा नहीं है कि पुरुष विरुद्ध स्त्री या स्त्री विरुद्ध पुरुष, ऐसा नहीं है। और देखिए ऐसा अगर बनाएंगे तो बड़ा अस्वाभाविक समाज बनेगा और नई समस्याएं पैदा होंगी उससे। मेरा ख्याल है कि ये वाकई हो रहा है कि समाज में हम तो बदल ही रहे हैं, क्योंकि हमें शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, अभिव्यक्ति के साधन मिल रहे हैं, और अब डिजिटल मीडिया की वजह से तो हम बेबाक होकर अपने वॉल पे लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने ये देखा होगा, पुरुष बदल तो रहा है लेकिन समाज में विकृतियां भी बहुत है, क्योंकि स्त्री के प्रति हिंसा बहुत बड़ी है। जी आप ये देखेंगे, हमें आज के दिन इस चिंता को शेयर करना चाहिए कि स्त्री के विरुद्ध हिंसा बहुत बड़ी है और वो एक सामूहिक किस्म की हिंसा है। वो पहले होती थी एक एकल हिंसा या होती थी परिवार में हिंसा, अब वो सामूहिक हिंसा सड़क पर आ रही है। और इसके लिए चिंता करनी चाहिए हम लोगों को। और मुझे ये लगता है कि स्त्रियों की संख्या राजनीति में और ज्यादा बढ़नी चाहिए। स्त्रियां एकेडमिक में जाकर और क्रिएटिव साइड में जाकर और सोशल साइड में जाकर संतुष्ट हो जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि जब तक आपके पास विधायिका शक्ति नहीं होगी, आप कैसे नए कानून बनाएंगे? आपके पास जुडिशरी की शक्ति नहीं होगी, आप कैसे वहां जाकर निर्णय देंगे? हमें ये सारी चीजें, ये तीनों जो है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में अपने प्रतिशत को बढ़ाना होगा। ये बात केवल क्रिएटिव राइटर नहीं कर सकता, ये काम केवल राइटर का नहीं है, ये काम केवल समाज सुधारक का नहीं है। हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए। इस पर बिल्कुल हमारा समय समाप्त ही हो गया, आप भी इस विषय पर देखिए, मेरा एक सोचना है और वो ये है कि आज चित्रा मुद्गल अगर यहाँ आपने आमंत्रित किया है स्त्री विमर्श के लिए और हम बैठे हैं, 8 मार्च आ रहा है, तो कोई ना कोई पुरुष है। वो पुरुष है जिसने मुझे अपनी जो स्वायत्तता और स्पेस की मुझे जरूरत थी जिंदगी में, वो स्वायत्तता और स्पेस उस पुरुष ने दी है। उस पुरुष ने मुझे ही नहीं दी थी, अपनी बेटी को भी दी थी, और उस पुरुष ने आज हमारे घर की जो बच्चियां हैं वो भी उस स्पेस की हकदार हैं और उसे हम दे रहे हैं। तो पितृसत्ता बदली है, निश्चित ही बदली है। बावजूद इसके कहीं एक प्रतिस्पर्धी स्त्री हो रही है। स्त्री का मस्तिष्क जो है उसके लिए प्रतिस्पर्धा में खड़ा है, और इसीलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि गाइड के रूप में, पाठ्यक्रम निर्धारणकर्ता के रूप में जहां पुरुष है वहां वो कुछ इस तरह की रियायतें देकर स्त्रियों को प्रलोभित करने की कोशिश करता है, और इसमें स्त्री फंसती है। लेकिन जैसा ममता जी ने कहा कि कहीं एक बहुत व्यापकत्व भी उपज रहा है, अपने अस्तित्व बना रहा है स्त्री शक्ति को लेकर के, और निश्चय ही बनाना पड़ेगा अन्य क्षेत्रों के माध्यम से भी, जहां
वर्चस्व में ये हो कि पितृसत्ता का जो सकारात्मक स्वरूप है उसको हम स्वीकारें, और हमें स्वीकारना ही चाहिए। सिर्फ फैशन के लिए ब्रा आंदोलन जो हुए विदेशों में, स्त्री स्वातंत्र के जो आंदोलन हुए विदेशों में, उनको लेकर के कि हम तो वहां से बोरो करके लाएंगे। अरे आपको खोजना है, उन्होंने खोजा अपने लिए, हमें अपनी स्थितियों में उसको खोजना है, हमें अपनी स्थितियों से लड़ना है। और मुझे लगता है कि उसमें कहीं पितृसत्ता में जो आ रहे बदलाव है, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आज जामिया मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, आज लखनऊ विश्वविद्यालय, लोग अपने घरों से अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में रख रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, उन्हें विदेश भी भेज रहे हैं। तो हमारा समय रहा है, लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये मोह नहीं छोड़ पा रही कि आखिरी एक मिनट या 30 सेकंड आप जरूर दें कि वो एक दौर था, और वो एक दौर और आज के दौर में क्या खूबसूरत बातचीत हुई है कि ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं है। आपने वहां से शुरू किया और आज के दौर तक जिस तरह आप पहुंची हैं, जिस तरह आप लोगों की भागीदारी है, तो ऐसा लगता है कि इस दौर में भी आप बराबर से शामिल हैं, और इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी एक वाक्य में अगर आपको इस परिचर्चा को समाप्त करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत कभी भी ये ना भूले, कभी भी ये ना भूले, सदियों से वो भूली रही है कि उसकी एक सुंदर काया के ऊपर एक अदद मस्तिष्क भी है, और उसे जो कंडीशनिंग दी है, अरे तुम तो जनानी हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए, ये जो दिया है पुरुष ने, इसी बात ने और इसी को औरत ने ग्रहण किया है। अब औरत ग्रहण नहीं करेगी, वो अपने मस्तिष्क को पहचान चुकी है। वो मस्तिष्क किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, चाहे बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हो, और आप लेखन के क्षेत्र में ममता जी बोल ही चुकी है। तो मैं उस मस्तिष्क की बात करती हूँ कि नई पीढ़ी जो है, चाहे लेखक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पुलिस के, अपने मस्तिष्क को ना भूले। बहुत शुक्रिया चित्रा जी। ममता जी का शायद हमसे कनेक्शन कट गया है और चंद्रकांता जी का भी, लेकिन इसके बावजूद आज तीनों साथियों के साथ, मेरी अग्रजाओं के साथ जो बातचीत हुई, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सी बातें ऐसी हुई जैसे कि उनमें और मुझ में उम्र का कोई अंतराल ना हो, और हम एक ही तरह सोचते हैं। तो कोई अतीत जीविता नहीं है वो उस दौर के बारे में सोचने में, बल्कि वो अतीत हमारी शक्ति है, हमारा साहस है, हमारा आत्मविश्वास है। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दैनिक जागरण सानिध्य की पूरी टीम का शुक्रिया, जिससे कि ये आयोजन संभव हुआ। सभी साथी जो साथ में जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आज उनको बहुत बहुत सलाम, प्यार और एक साथीपन का भाव, जो सिस्टरहुड, स्त्रियों के साथ होने की सबसे बड़ी ताकत है, वो सिस्टरहुड बना रहे और हम सब यूं ही बातचीत करते रहें, संवाद के माध्यम से नए रास्ते निकले। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।